हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायलटिंग पाठशाला। ये आपका जो है थर्मल इंजीनियरिंग का सेकंड चैप्टर चल रहा है और इसमें हमारा टॉपिक आज का है इंटरनल एनर्जी। वैसे तो इंटरनल एनर्जी को फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ था और एंथैल्पी भी फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ था, लेकिन मैं इसको सेकंड चैप्टर में करवा रहा हूँ। इस वीडियो के बाद आपका सेकंड चैप्टर समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा की डिफिनीशन क्या होती है कि किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा उस निकाय के मालिकुलर मोशन, मतलब उस सिस्टम में जो भी मालिक्यूल्स होंगे उनके मोशन के कारण ऊर्जा तथा उसके पार्टिकल अरेंजमेंट के कारण ऊर्जा की योगफल के बराबर होता है। और इसे हम लोग यू से दर्शाते हैं। कहने का मतलब, सपोज कीजिए कोई सिस्टम है तो सिस्टम के अंदर बहुत सारे, मान लीजिए किसी गैस के पार्टिकल हैं या किसी पदार्थ के पार्टिकल हैं, तो इनमें क्या होता है? मालिकुलर मोशन के कारण एक एनर्जी होती है। मालिकुलर मोशन के कारण एक एनर्जी होती है। और साथ ही ये जो आपका इसके अंदर जो भी मटेरियल भरा है, मान लीजिए सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तो सॉलिड लिक्विड गैस में उसके फेज के कारण भी एनर्जी होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें 100 डिग्री सेल्सियस का, अगर हम लोग वाटर लें 100 डिग्री सेल्सियस का अगर हम लोग वाटर लें, और 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग जानते हैं भाप भी मिलता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिलता है? आपका स्टीम भी मिलता है। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर होगा और 100 डिग्री सेल्सियस का जो स्टीम होगा, दोनों के पास जो इंटरनल एनर्जी होगी उसका मान अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि जो 100 डिग्री सेल्सियस के पास आपका स्टीम होगा उसके पास लेटेंट हीट की वैल्यू ज़्यादा होगी। मतलब इसके पास लेटेंट हीट वाली एनर्जी क्या होगी? एक्स्ट्रा होगी आपके किसके पास? स्टीम के पास। तो कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस का जो स्टीम होगा उसके पास 100 डिग्री सेल्सियस वाटर की तुलना में ज़्यादा एनर्जी होगी। तो जो किसी भी सिस्टम की जो पास जो 100 डिग्री सेल्सियस है, ये तो हो गया टेम्परेचर के कारण एनर्जी। और दूसरा चीज़, और आपका जो ये फेज के कारण एनर्जी होगा वो आपका क्या होगा? लेटेंट हीट होगा। तो कह सकते हैं किसी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है उस निकाय के मालिकुलर मोशन, मतलब उस सिस्टम के अंदर जो भी मालिक्यूल्स हैं उनके आणविक गति कह सकते हैं, उनके आणविक गति के कारण ऊर्जा तथा उसके पार्टिकल अरेंजमेंट या उसके फेज के कारण ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी यू, और इसको हम लोग यू से दर्शाते हैं, इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं यू बराबर एनर्जी ड्यू टू मालिकुलर मोशन, यानी कि आणविक गति के कारण ऊर्जा, और प्लस एनर्जी ड्यू टू पार्टिकल अरेंजमेंट, और पार्टिकल अरेंजमेंट के कारण ऊर्जा। पार्टिकल अरेंजमेंट कह सकते हैं या एनर्जी ड्यू टू फेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एनर्जी ड्यू टू फेज, मतलब अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसके योगफल के बराबर होता है। यानी कि यू बराबर कह सकते हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। जो मालिकुलर मोशन होता है वो आपका क्या होता है? एक तरीके से इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होता है। और प्लस आपका जो पार्टिकल अरेंजमेंट के कारण ऊर्जा होता है वो होता है इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जो आंतरिक ऊर्जा का मान होता है वो आंतरिक गति ऊर्जा और प्लस आंतरिक स्थिति ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है। अब ये नोट आपका है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी तापमान पर निर्भर करता है, जबकि इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी फेज पर निर्भर करता है। जैसे हमने एक एग्जांपल की सहायता से बताया, जैसे मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस का आपके पास वाटर हो और आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस का क्या हो? स्टीम हो। दोनों के पास जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी का मान एक समान होगा, लेकिन जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम होगा इसके पास इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का मान ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम लेटेंट हीट देंगे, गुप्त ऊष्मा देंगे, तभी 100 डिग्री सेल्सियस का पानी आपका किस में बदलेगा? भाप में बदलेगा। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस का जो स्टीम होगा उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा किसकी तुलना में? 100 डिग्री सेल्सियस वाटर की तुलना में। तो वही इंटरनल काइनेटिक एनर्जी तापमान पर निर्भर करता है, जबकि इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी किस पर निर्भर करता है? फेज पर निर्भर करता है, यानी कि अवस्था पर निर्भर करता है। दूसरी चीज़, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को सिस्टम की गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम की गुप्त ऊष्मा के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। अब इंटरनल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? अगर हम लोग बात करें आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस यू बराबर क्या होगा? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। चूंकि आदर्श गैस के अणुओं में
कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। न तो कोई आदर्श आइडियल गैस में न तो कोई आकर्षण बल कार्य करता है और न ही कोई प्रतिकर्षण बल। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस को हम लोग कंडेंसेट नहीं कर सकते हैं, मतलब उसको संघनित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो आपके ऑक्सीजन हो गए, आपके नाइट्रोजन हो गए, ये आपके CO2 हो गया, ये क्या होता है? कंडेंसेट हो जाता है। लेकिन आइडियल गैस कभी कंडेंसेट नहीं होता है। तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल नहीं पाया जाता है, तो इसलिए इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं वी नो दैट जो आपका U होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, मतलब इंटरनल एनर्जी होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, मतलब ये तापमान पर निर्भर करता है। तो यहाँ से कह सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो फंक्शन होगा चेंज इन टेम्परेचर की होगा। तो यहाँ से आपका DU समानुपाती होगा DT के। अच्छा, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो DU बराबर आ जाएगा CV/dt। ये यूनिट मास के लिए फार्मूला होगा, या DU बराबर mCV/dt ये टोटल मास के लिए आपका फार्मूला होगा। जहाँ आपका DU क्या? DU है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। CV क्या है? स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और DT क्या है? तापमान में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। नोट, उपरोक्त समीकरण जो है सभी प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस हो और ओपन तथा क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड आपका होता है। हम लोग बात करें, अगला हमारा टॉपिक है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है कि किसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा को उस निकाय की एंथैल्पी कहते हैं, और इसका मान इंटरनल एनर्जी तथा फ्लो वर्क की योगफल के बराबर होता है। जो आपका एंथैल्पी होता है इसका मान जो होता है आपका इंटरनल एनर्जी और फ्लो वर्क की योगफल के बराबर होता है। इसे कैपिटल S से दर्शाते। फ्लो वर्क क्या होता है आपका? फ्लो वर्क आपका होता है, फ्लो वर्क बराबर होता है P/V, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल ही आपका क्या होता है? फ्लो वर्क होता है। तो अगर हम लोग एंथैल्पी को कैपिटल S से दर्शाते तो कैपिटल H बराबर हो जाएगी U + PV, टोटल मास बेसिस होगा। लेकिन अगर हम लोग यूनिट मास के अकॉर्डिंग कहें तो आपका स्पेसिफिक एंथैल्पी आ जाएगा, तो स्मॉल h की वैल्यू हो जाएगा स्मॉल u + P स्मॉल v। P आपका क्या है? U आपका क्या है? इंटरनल एनर्जी है, और PV आपका क्या है? एक्सटर्नल एनर्जी होता है। फ्लो वर्क क्या होता है? एक्सटर्नल टाइप की एनर्जी है। अगर हम लोग बात करें अब आइडियल गैस के लिए, तो H बराबर क्या हो गया? U + PV। H बराबर क्या होगी? U + PV। तो DH बराबर क्या हो जाएगा? DU + PdV हो जाएगा। तो यहाँ से DH बराबर, DU का वैल्यू हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं यूनिट मास के लिए CV/dt, और प्लस PV बराबर, देखिए PV बराबर होता है RT, PV बराबर RT होता है। तो P आपका DV बराबर हो जाएगा RDT। क्या हो जाएगा? RDT। तो वही लिखा गया है RDT PV की जगह पे। तो DH बराबर CV/dt, और R अभी आप लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन, मेयर का फार्मूला CP - CV बराबर R होता है। ये पहले चैप्टर में ही दे दिया था। तो ये सारी चीज़ें आती CP - CV बराबर R, तो वहाँ पे काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता। अभी आगे हम लोग इसी में इसका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे, CP - CV जो R होता है। तो CP - R बराबर क्या हो जाएगा? CP - CV और DT। तो यहाँ से हो गया CV/dt और प्लस CP/dt - CV/dt। तो CV/dt से CV/dt आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो DH बराबर आ गया CP/dt, ये यूनिट मास के लिए हो गया, और DH बराबर mCP/dt ये किसके लिए हो गया? ये आपका टोटल मास के लिए जो है हो गया। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, मतलब CP और CV में रिलेशन क्या है, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम लोग माना एक कंटेनर में m किलोग्राम गैस है जिसे स्थिर दाब पर उष्मित किया जा रहा है। उष्मित किया जा रहा है मतलब उसको हम लोग हीट दे रहे हैं। तो माना हमने T1 बराबर इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस, मतलब गैस का प्रारंभिक तापमान, T2 बराबर फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस, गैस का अंतिम तापमान, V1 बराबर इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का प्रारंभिक आयतन, V2 बराबर फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का अंतिम आयतन, CP बराबर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, CV बराबर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, और P बराबर एब्सोलूट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि निरपेक्ष स्थिर दाब। निरपेक्ष स्थिर दाब इसका मतलब होगा, हम जानते हैं कि स्थिर दाब पर गैस को सप्लाइड हीट Q बराबर mCP/dt। अभी हम लोग पढ़े हैं Q बराबर mCP/dt। तो CP बराबर क्या हो जाएगा? CP बराबर आपका हो जाएगा, देखिए स्थिर दाब पर गैस को सप्लाइड हीट। तो अभी आप लोग कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस आगे पढ़ेंगे,
ये आगे के चैप्टर के यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया तो ये डायरेक्ट फार्मूला आपको भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग इसका डेरिवेशन नहीं किए हैं। आगे हम लोग जो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। क्यू बराबर आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए क्यू बराबर mCp/dT होता है। तो ये अभी यहाँ पे याद रख लीजिए कि हम जानते हैं कि स्थिर दाब पर गैस को सप्लाइड हीट क्यू बराबर mCp/dT। dt का मान क्या, T2 - T1, इसका डेरिवेशन है जो कि आगे के चैप्टर में दिया हुआ है। इस तरह से हमने बताया था कि आपका जो थर्मल है वो एक सीक्वेंस में अरेंज नहीं है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बीच में आ गए हैं जब तक, और जो उसके पहले पढ़ना चाहिए वो लास्ट में दिया हुआ है। इस नाते पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन मैं इसको यहीं पे करवा दे रहा हूँ। इसका डेरिवेशन जो है आगे मैं करवाऊँगा कि क्यू बराबर mCp/dT आपका कैसे आता है। तो ये हम जानते हैं कि स्थिर दाब पर गैस को सप्लाइड हीट का जो फार्मूला होता है क्यू बराबर mCp/dT होता है, dt का मान T2 - T1। और हम यह भी जानते हैं क्यू बराबर W + du होता है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से होता है, ये भी हम लोग नहीं पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी नहीं पढ़े हैं। तो ये समीकरण 1 हमने मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब यहाँ क्या है, W क्या है, W आपका वर्क डन है, और W बराबर होता है PdV होता है। W बराबर क्या होता है, PdV होता है। तो यहाँ से हो जाएगा PdV का मान क्या होगा, V2 - V1, V2 - V1। तो W का मान P V2 - V1 हो गया। और du बराबर अभी हम लोग पढ़े mCp/dT, और dt बराबर क्या होता है, T2 - T1। तो du का मान आ गया mCp T2 - T1। अब आगे बात करें हम लोग, तो W तथा du का मान समीकरण 2 में रखने पर तो Q बराबर क्या हो जाएगा, W का मान क्या होगा, PdV Pv2 - V1, और du का मान क्या, mCv T2 - T1। तो यहाँ से Q बराबर Pv बराबर देखिए होता है mRT, Pv बराबर होता है mRT टोटल मास के लिए। तो यहाँ से Pv2 - V1 हम लोग कह सकते हैं, Pv2 - V1 बराबर हो जाएगा mRT2 - T1, mRT2। देखिए वही चीज़ लिखा गया है, Pv2 - V1 की जगह लिख दिया गया mRT2 - T1, और प्लस क्या हो गया mCv, और यहाँ पे T2 - T1, ये हमने समीकरण 3 मान लिया। तो समीकरण 1/3 से समीकरण 1 आपका क्या था, समीकरण 1 आपका था Q बराबर mCp T2 - T1 था, mCp T2 - T1 था। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 की तुलना कर लिया गया है, ऐसे हमने लिख लिया समीकरण 1 और 3। अब देखिए यहाँ पे T2 - T1 तीनों में, T2 - T1 तीनों में, और मास भी तीनों में, मास भी तीनों में। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पे क्या, Cp बराबर R + Cv। तो Cp - Cv बराबर R। अगर एग्जाम में रिलेशन पूछता है तो आप यहीं तक डेरिवेशन करके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें और जान लेना जरूरी है जो कि आगे काम आएगा। उपरोक्त समीकरण को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया, Cv कॉमन ले लिया गया, तो क्या हो जाएगा, Cp/Cv - 1 बराबर R। तो Cv और Cp/Cv इक्वल टू होता है गामा। गामा क्या होता है, एडियाबेटिक इंडेक्स। हम लोग गामा को हम लोग एडियाबेटिक इंडेक्स के नाम से जानते हैं, और एयर के लिए इसका वैल्यू 1.4 होता है। ये कई बार जो है SSC JEE में पूछा गया है। SSC JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एयर के लिए गामा का मान कितना होता है, यानी कि एयर के लिए एडियाबेटिक इंडेक्स का मान कितना होता है। ये कंपटीशन में पूछा गया, इसको याद रख लीजिएगा डाटा। तो ये आपका Cp/Cv - 1 बराबर R हो जाएगा। तो यहाँ से Cp/Cv की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, गामा लिख देंगे, -1 बराबर R। तो Cv बराबर हो जाएगा R/गामा -1। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे जब हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका यूज जो है आएगा। और एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन R बराबर होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट RU/ मॉलिक्यूलर वेट के का अनुपात होता है, मतलब R बराबर RU/m होता है। तो अगर हम लोग इस फार्मूले में R की जगह पे RU/m लिखें तो आपका ये भी एक फार्मूला आ गया, Cp - Cv बराबर RU/m। RU क्या आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, यानी कि आणविक भार है। तो इसी के साथ आपका जो है सेकंड चैप्टर थर्मल इंजीनियरिंग का खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।